बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग, हमारी टीम, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों, आप और सुंदस जमील के साथ, इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और आप देखें कि कैसे तेज़ी से मौसम बदल रहा है और हम कहाँ पे दुआ कर रहे थे कि धूप आ जाए, क्योंकि सर्दी की जो ये लहर है जो अभी भी जारी और सारी है, सर्दी के मौसम में शिद्दत में सर्दी की जो है थोड़ी सी कमी सुबह के वक्त, सुबह नहीं दोपहर के टाइम पे ज़रूर आई है, क्योंकि अल्लाह ताला का शुक्र है करोड़ों बार कि धूप निकलना शुरू हुई है। एंड हम लोग तड़प रहे थे कि कब धूप आएगी और हम उससे फ़ायदा उठा सकेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जितना ग्लूमी वेदर हो रहा था, उदास उदास सा था मौसम, और फिर दिन छोटे सर्दियों में, रातें लंबी, तो अजीब सी एक कैफियत थी जो मैं ख़ुद भी फील कर रही थी और मुझे बड़े लोगों ने भी कहा कि अजीब सी उदासी है। लेकिन एकदम से आप देखें, नाउ द वेदर इज़ चेंजिंग अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी फ़ौरन नहीं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम बहार के मौसम की तरफ जा रहे हैं। और बहार के मौसम का एक अपना मज़ा होता है। एक तो मौसम चेंज होता है, उसके अलावा बिलखसूस लाहौर की बात करें तो मुझे बचपन में आज भी याद है, अब भी ज़रूर होता है, अब मुख्तलिफ़ अंदाज से होता है, लेकिन रेस कोर्स पार्क में फ्लावर्स के फूलों का एक बड़ा फेस्टिवल का इनकाद किया जाता था। अब और मुख्तलिफ़ फेस्टिवल्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ लाहौर की नहीं मैं बात करी, पूरे पाकिस्तान में इसका इनकाद किया जाता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है। और आप देखें कि अब वक्त के साथ साथ जो है दिन भी लंबे होना शुरू हो जाएंगे और रातें भी छोटी होना शुरू हो जाएंगी। तो ये मेरे रब का एक निज़ाम है और अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करते हुए और अच्छा सोचें ज़िंदगी में। अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। मुझे मेरी नानी हमेशा अल्लाह बख्शे कहा करती थी कि बेटा अगर कोई गलत बात जहन में या कोई नेगेटिव बात कोई जहन में आए कि फ़लाँ चीज़ तो नहीं हो सकती, तो फ़ौरन तुम अपना ध्यान बटा लिया करो और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगा करो, ताकि एकदम से तुम पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। ताकि आप अगर नेगेटिव सोचेंगे तो फिर चीज़ें भी वैसे नेगेटिव होना शुरू हो जाती हैं। तो ज़रूर ये चीज़ें जो हैं आप ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी ज़रूर बताइए, छोटी उम्र से बताएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा जी, PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे हमने वीकेंड एट होम का वीडियो टीज़र आप लोगों के साथ शेयर किया है। किचन सेगमेंट में शेफ़ महाजबीन बहुत खूबसूरत लग रही हैं, हेयर स्टाइल भी और बाल भी और कपड़े भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। बताइए, यू लुकिंग स्टनिंग माजबी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरी बहन का असर आ गया आज मेरे। है कौन? मैं? अच्छा आपका प्यार है। अच्छा जी बताइएगा। आज हम बना रहे हैं, बहुत डिफरेंट बनेगा, क्यूकम्बर सैलेड। इसमें हम फिलिंग करेंगे। ओके, ये दिखाइएगा जरा भाई, ये क्यूकम्बर तो। अच्छा जी बोलती जाइए आप साथ साथ। उसके बाद हम एक बनाएंगे पाइनएप्पल लेमनेड, ठीक है, बनाएंगे। और एक हम बनाएंगे कबाब मसाला। ओके, कबाब थोड़े से फ्राई किए हुए हैं, उसके बाद मसाला बना के, ग्रेवी थोड़ी सी बना के उसमें हम इसको दम लगाएंगे और हमारी एक डिश रेडी हो। बिल्कुल सही। क्विकली, क्योंकि मैं अगर देख रही हूँ टीवी पे तो पहला मेरा सवाल ये होगा कि इसके अंदर जो सारा गूदा है जी, आप ऑब्वियसली ज़ाया तो नहीं कभी भी किसी चीज़ को करती, इसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है ये बताइए। ये इसी सैलेड में यूज हो गया है। एक्सेलेंट, बिल्कुल सही, एज इट इज इसको आपने सैलेड में। देखिए मौसम में आजकल मटर है, हाँ, काले चने मैंने बॉईल किए हैं, उसके बाद टमाटर है, प्याज है, बंद गोभी डाल दें इसमें। आपको जो भी इसमें सैलेड के तौर पे वेजिटेबल पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हो। और एक जो इसके गार्निश में हरी चटनी जाएगी, और ये देखें बारीक सवैयां। वेरी नाइस, ये सवैयां हैं जी, क्रैकर्स टाइप जी, जो निम्को में हम यूज करते हैं, निम्को वाली। बिल्कुल सही, सवैयां, वो मीठी वाली नहीं, सवैयां डालनी। ठीक है जी, आप बनाना शुरू करें, थोड़ी देर में फिर रेसिपी कार्ड शेयर करेंगे। ख़वातीन हज़रात, पहले सेगमेंट में सैटरडे की प्रोग्रामिंग में आपकी मुलाकात हो रही है। ख़ास तौर पे इनकी कपड़े देख के तो लग रहा है कि ये बाहर से कहीं से आई हैं हमारी अपनी सादिया अरशद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। है ना, ईस्ट मीट्स वेस्ट। कैसी है आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। यू लुक वेरी ग्रेसफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप पकड़ लें जरा तैयारी। बिल्कुल पकड़ी हुई है, जरा पकड़ी भी है तैयारी। 042992000628 हमारा नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करेंगे। लेकिन सामने मेरे मौजूद हैं, मेरे तो ये भाइयों की तरह हैं, और अमानुल्लाह साहब पाकिस्तान का एक ऐसा असासा कि उनके नाम के साथ थे का लफ्ज़ तो मैं ये गुस्ताखी कर नहीं सकती। मेरा उनके साथ
फैमिली की तरह का ताल्लुक़, और हमेशा वो मेरे वालिद साहब के साथ तो उनका बहुत ही प्यार मोहब्बत और रिस्पेक्ट का रिश्ता, लेकिन मुझे हमेशा वो बेटी कहा करते थे। मुझे आज भी याद है, मैं कहीं इसमें कोई गलत बयानी से काम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ना करे मैं कभी भी ना लूँ, कि मुझे आज भी याद है कि वो उनको जब भी मुलाकात मेरी अमानुल्लाह साहब से कभी होती थी तो वो मेरे कपड़ों की तारीफ़ करते थे कि बेटा ये तुम्हारा बड़ा प्यारा ड्रेस है, ये तुमने कहाँ से लिया है, मैंने अपनी बेटियों के लिए लेना है। तो ये मेरा उनके साथ एक ताल्लुक़ था। अल्लाह ताला ने उनको जिस इज़्ज़त से नवाजा, उनकी लेगेसी को लेकिन अपने अंदाज से लेकर बढ़ते हुए, और मुझे अमानुल्लाह हमारे साथ मौजूद है, अमानत की जो सबसे अच्छी बात ये लगती है कि सिंगिंग में भी एक इनोवेशन लेके आना अपने ख़ास अंदाज से, और आप इनको पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स पे देखते हैं, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़े इदारे के एक बड़े मशहूर प्रोग्राम के साथ इनकी वाबस्तगी है। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए हमेशा अपना वक्त निकाल के आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमानत अमानुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी बहन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, मुझे तो खैर मालूम है, अपने नाजरीन को ज़रूर बताइएगा कि अमानुल्लाह साहब के आप बड़े बेटे हैं कि छोटे बेटे? जी मैं सबसे बड़ा बेटा मैं हूँ। हाँ। मैं तो इतना बड़ा था, मुझे लगता है मैं अब्बू से 2 साल ही छोटा था। और मेरी खुशकिस्मती कि मैं वालिद साहब के साथ रहा हूँ ज़्यादा। हाँ, हाँ। और हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा, इकट्ठे हम लोग ज़्यादा वक्त गुजारते थे। बिल्कुल सही। तो फिर बहुत सारी सुनहरी यादें जी, जी, अमानुल्लाह साहब की आ बिल्कुल, जाऊं। बिल्कुल। बिल्कुल सही। अच्छा जी, और ये मैं आपको ज़रूर बता दूं ख़वातीन, पाकिस्तान में यूडलिंग सिंगिंग का एक ख़ास अंदाज़ होता है। पड़ोसी मुल्क में तो इसको किया गया जिस अंदाज से, लेकिन पाकिस्तान में इसको ख़ास तौर पे जिस तरीके से इन्होंने अपने अंदाज से पेश किया है, बड़ा मुश्किल काम होता है, उस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा जी, सानिया समंदरी से, ओके जी, सानिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सानिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अच्छा जी, क्या किसके बारे में पूछना चाहेंगी? मैंने मैम अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है, मैम सादिया से। ओके जी, बताइए। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/3/1987। 15/3/19। जी जी, मैंने ना पहले भी एक दफा बात की थी। ओके, ठीक है। नाम? मेरा इकबाल नहीं है ना मेरी सिस्टर का। तो मैंने पूछना है कि मतलब कि ना हम अपनी सिस्टर का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो हमें ये नहीं समझ आ रही कि मतलब कि कैसा होगा। लड़का ऑलरेडी मैरिड होगा, कुंवारा होगा, मतलब कि रिश्ता भी नहीं हुआ। ये पूछ रहे हैं कि किस किस्म का रिश्ता होगा, लड़का कुंवारा होगा या कोई निकाह वगैरह या तलाक वगैरह हुई? नहीं, आपको ऐसे बहन के रिश्ते आ रहे हैं जिसमें वो लड़का डिवोर्स्ड है या? नहीं। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है? थैंक यू, लाइव जवाब सुनिएगा। अभी जो है ना, ये जो अभी जिस तरह से आपने पूछा है, अभी इसमें थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी इनकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस आ चुकी है, ये आपको भी बेहतर पता होगा जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। अभी वेट कीजिए, 2025 के मिड के बाद, तकरीबन अप्रैल मई के बाद ये सिलसिला शुरू होता है। कभी कभी हम इंसान है ना, तो हम जल्दी करते हैं, हम तेज़ी पकड़ते हैं, हम कहते हैं अभी शायद इस तरह से हो जाए, ऐसे हो जाए, थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद जब ये वक्त आता है, ये सिलसिला शुरू होता है, तो खुद ब खुद आपके सामने इस तरह के प्रपोजल आते हैं, और इंसान को कोशिश भी करनी चाहिए। जब ऐसे प्रपोजल्स आते हैं तो उस तरफ तवज्जो भी देनी चाहिए, ठीक है? और यस, इस तरह के मामलात होंगे, वो कोई मैरिड हो, डिवोर्सडी हो, या इस तरह के जो मामलात होते हैं, आप उस तरफ कोशिश कीजिएगा, कंपैटिबिलिटी के साथ चेक कराइए। बिल्कुल ठीक है। अमानत, आपका स्टार क्या है? कौन से मंथ में आप पैदा हुए? मेरा स्टार लियो। लियो के लिए तो ये साल काफ़ी बेहतर होगा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी। वैसे तो लास्ट ईयर से आई होंगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं ना, अपने आप को चेंज करना, सुस्ती चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा छोड़ना, और ये सारी चीज़ें। और 2025 तो बहुत अच्छा इंशाल्लाह साबित होगा। और अभी फरवरी के बाद कुछ नई चीज़ें, कुछ नए मामलात भी मिलेंगे और प्रोग्रेस में होंगे। तो बाजी ये बताएं, लियो वालों को ज़्यादा ठंड क्यों लगती है? वो फिर अब भाई अमानुल्लाह साहब की परछाई है, तो फिर ये तो आना ही है। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे बहुत ठंड लगती है। मैंने तो गाड़ी में भी कंबल रखा होता है, साथ हीटर लगाया, साथ कंबल रखा हुआ है। बस ये पता रहेगा, ये जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम जा रहे हैं कॉलर की तरफ। कौन है जी? रियाज फातिमा है साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम। जी तो सीरियस सवाल जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं रियाज फातिमा बात कर रही हूँ। जी जी, किसके बारे में पूछना है आपने? मुझे अपने बारे में पूछना है। जी, डेट ऑफ बर्थ हो ये बताइएगा। 7 दिसंबर। ओके, 2004। ओके, क्या पूछना चाहेंगी?
स्टडी वाइज मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मतलब नेक्स्ट मेरी जॉब या मेरा स्टडी करियर कैसा होगा। ओके, मुझे पैनल से प्लीज बता दीजिएगा, इनकी आवाज मफल हो रही है मुझे समझ। फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर एक क्वेश्चन कर लेना कोई एक सवाल फ्यूचर का पूछ ले। जॉब वाइज मैं नेक्स्ट पढ़ पाऊंगी, कैसे पढ़ पाऊंगी। ओके, आप अभी तक कितना पढ़ी हैं? मैंने अब तक बैचलर करी है, अभी उसका ट्रांसक्रिप्ट वगैरह नहीं आया। बैचलर की है, आप आगे पढ़ना चाह रही हैं, राइट? जी, और अपना मतलब कि जॉब वाइज करियर पूछना चाह रही हूँ। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। फ्यूचर के बारे में भी पूछना है। फी कॉलर एक सवाल प्लीज, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आई नो आपको भी समझें, और भी कॉलर्स हैं लाइन में, सबको एडजस्ट करना होता है जी। अच्छा देखो बेटा, आप हो तो काफ़ी इंटेलिजेंट और आप दो कि आप आगे पढ़ना चाहते हो, लेकिन अभी मुझे आपके लिए थोड़ा सा एक ब्रेक टाइम नज़र आता है और आप कोशिश कीजिए कि अपनी एजुकेशन को आगे पहले कंटिन्यू कीजिए। और ये सब आप जॉब कर सकते हो, काम कर सकते हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं हमेशा कहती थी कि लोग 9 to 5 जॉब नहीं कर सकते। तो आप जो भी काम करोगे ना, उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल आवर्स के साथ कोई काम करोगे। 9 to 5 जॉब करने वाले आप हो नहीं, और ये आपको भी पता है, आपसे कॉन्टिन्यूसली कोई भी चीज़ नहीं होती है। आप फ्लेक्सिबल हो, आपको थोड़ी देर के बाद होता है कि बस अच्छा बस छोड़ो, कहते हैं ना छड़ो परा वो वाली सिचुएशन में ये रहती। तो आप अभी पढ़ो, आगे एजुकेशन और लो, लेकिन कोई गैप आएगा और उसके बाद, और हो सकता है आप अपने सब्जेक्ट्स चीज़ों को भी कहीं ना कहीं चेंज करो। बिल्कुल ठीक है जी। फिजा है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम फिजा। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं, आपका प्यार जी। किसके बारे में पूछना है? जी, लड़के के बारे में पता करना था। लड़का शादीशुदा है या गैर शादीशुदा? क्या? कौन लड़का? लड़के के बारे, रिश्ते के बारे से पता करना। रिश्ते के बारे में? किसके रिश्ते? अपने रिश्ते के बारे में? जी जी जी। अच्छा, अब तोड़ के जुमला हो रहा है ना, मुझे समझ ही, मैं बड़ी परेशान होगी। अच्छा जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ और ईयर। अच्छा, लड़के की डेट ऑफ बर्थ है 12/9/1990। ये अब लड़के की डेट ऑफ बर्थ बता रही हैं? जी जी। ओके, एक सेकंड। 12/9/1990। ये लंबा काम है, सादिया को थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। ओके, नाम क्या है लड़के का? मीरू है। अच्छा, मुझे अभी भी पूरा सवाल समझ नहीं आई है, यानी कि पूछना किसके बारे में? ये अपने रिश्ते के बारे में पूछना चाह रही हैं, और ये जिसके साथ शादी होनी जा रही है वो डेट ऑफ बर्थ, दो जायचे बता रही हैं बेसिकली, डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, ये इन्होंने भी लड़के का बताया। हाँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ना मुश्किल होता है इस तरह की चीज़। आप एक लड़के के उससे करके बता सकती हैं कि नहीं? मैं यहाँ पे क्या बताऊँ, यानी कि लड़के के बारे में बताऊँ? मैं देखो यहाँ पे थोड़ा सा मेरी एक दरख्वास्त है कि जब आप लोग कंपैटिबिलिटीज़ के बारे में जानना चाहें तो आप लोग इसी प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को जो वीडियो टीजर आता है उस पे बता दिया करें। यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी ज़रा अच्छा, एक सेकंड, मुझे पैनल से ये कहा जा रहा है कि वो ये इसलिए भी बता रही हैं। आप हैं टेलीफोन लाइन पे मौजूद? जी जी। जी, आप ये पूछना चाह रही हैं कि लड़के की शादी तो नहीं पहले से हुई हुई, राइट? जी जी। हाँ, चलिए ठीक है, फिर मैं लड़के के बारे में। ओके, नाम बताइए लड़के का। मीरू। मीरू। मीरू, ठीक है। पूरा नाम बताएं, ये तो मुझे कोई निक नेम लग रहा है। मैं ये डेफिनेट। मीर जमाल। मीर जमाल, ठीक है। हाँ ठीक है, ये तो घर का नाम लग रहा है ना। और तो नहीं कुछ जानना? दैट्स इट। चलें, थैंक यू सो मच जी। जी देखें, जो मैं पहले तो ये बात क्लियर कर दूं कि जो लोग कंपैटिबिलिटीज़ का पूछना चाहते हैं, दिस इज़ नॉट द प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम इतनी तफसील में इस बारे में बात कर सकते हैं। उस सिलसिले में या तो आप लोग जो हमारा एक चैनल के थ्रू आप बता सकते हैं, जो वीडियो टीजर होता है आप उसको ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अदरवाइज आप लोग पर्सनली जो अपॉइंटमेंट्स मेरी होती हैं या उस थ्रू आप लोग पूछ लिया करें। यहाँ पे मैं इस बच्चे के बारे में आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि इसको हम कहते हैं मंगलिक होना। ऐसे बच्चों की शादी या कोई रिश्ता ज़रूर टूटता है। अर्ली मैरिज या अर्ली जो भी सिचुएशन होती है उसमें प्रॉब्लम ज़रूर आती है। और यस, इसकी कोई ज़िंदगी में लास्ट कुछ हुआ है, लास्ट ईयर में कुछ हुआ है जिसको हम कहते हैं कोई रिश्ता वगैरह, लेकिन वो चला नहीं होगा, वो ख़त्म हो गया। यानी ख़त्म हो गया है? हाँ, नहीं, ख़त्म हो गया होगा, वो चला। एंड ही इज़ ओवर विद इट। हाँ, ही इज़ ओवर विद इट। और इसके लिए वैसे भी रिश्तों में ठहराव चीज़ों को लेकर आना थोड़ा सा ज़रा डिफिकल्ट है। गुस्से का तेज़ है, हाइपर या इस टाइप की कुछ नेचर है इस बच्चे की। बिल्कुल सही। तो वो चीज़ों को मुश्किल से ही कंटिन्यूटी में चलना चाहिए। वो निकनेम ही इतना प्यारा है तो मुझे लगा मीरू ऐसे होंगे नहीं, लेकिन ये कि अल्लाह खैर करे। देखिए, वैसे मैं एक बात बताऊं, सॉरी मैं बात इंटरप्ट करते बिल्कुल, मैं ऐसे समझती हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन बताइए। इतना तो थोड़ा बहुत मेरा भी, अगर मर्द में गुस्सा हो तो शादी के बाद अगर औरत चाहे तो उसको कंट्रोल भी कर सकती है अपनी अक्लमंदी से। अच्छा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब मैं देखिए आपको दो चीज़ें यहाँ पे समझाती हूँ और ये सबके लिए ही है।
जब अच्छी कंपैटिबिलिटी हो, मर्द के अंदर भी गुस्सा आता है और औरत के अंदर भी होता है, दोनों के अंदर ही होता है, तो कंपैटिबिलिटी कहते हैं कि इसको है। अब वो उसको कहते हैं बैलेंस करती हैं चीज़ों को। अब दोनों ही अगर बहुत आतिशी मिजाज के हों तो भाई मामला कैसे चलेगा? बिल्कुल ठीक, ठीक है, बिल्कुल ठीक। और अगर एक बहुत मिटी हुई तबीयत की है और बंदा बहुत आतिशी मिजाज का है तो वो भी नहीं चलता। आई एग्री। वो सफर कर करके एक औरत सफर कर करके आखिरकार वो फटती है। देखिए दोनों को दोनों की बैलेंस एनर्जीज को देखना पड़ता है। अगर एक बहुत हवाई तबीयत की है, उसको एयर नेचर की बोलते हैं, और एक बहुत आतिशी मिजाज के, तो वो तब भी आग लगती है। बिल्कुल ठीक। तो ये हमें नेचर्स को देखना होता है, इसीलिए मैं बोलती हूँ बाबा वर्ड कंपैटिबिलिटी। अमानत ये ठीक कह रही हैं आप, जब मेरी बेगम मर्द के पर्सपेक्टिव से देखिए जी, मुझे लोगों का तो नहीं पता, अपना पता है मेरी वाइफ बहुत गुस्से वाली है, मैं तो फिर उससे माफी मांग लेता हूँ। चलो जी, अपने आप को मासूम भोला बहुत ही भाई हम तो ये तकरीबन हर कोई करता है। हाँ। लेकिन देखिए जिंदगी में म्याना रवि रखने के लिए या जिंदगी को एक बैलेंस गुजारने के लिए कभी किसी एक का पल्लरा भारी होता है, कभी किसी दूसरे का पल्लरा भारी होता है। सिचुएशंस के मुताबिक आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, जिंदगी मैनेज करने का। और जब आपने रहना ही साथ है तो माफी मांगने में पहल करने में कोई हर्ज इसमें क्या बड़ी बात? अच्छा, अक्सर बच्चे कहते हैं ना कि मामा ने हमें मारा है, मामा का हाथ बहुत भारी है, तो मैं उसी बात से डर गया। मैं पीछे हट जाता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा भाई इससे पहले मुझे भी मार पड़े, तो मैं ही चुप कर जाता हूँ। कितने साल हुए शादी को? शादी को तकरीबन कोई 17-18 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सोचना इतना पड़ा, मुझे लग रहा है इससे ज्यादा ही टाइम हुआ। जो कह रहे थे इसकी बेगम से मिली हुई हूँ, इसकी बेगम को मैंने देखा है, ऐसी बातें कर। मैं वही कह रही हूँ, बहुत अच्छी है इनकी बेगम। मैं भी ये फजूल बातें कर खवातीन और हज़रात, इसी के साथ ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, अल्लाह ताला सबके लिए ढेरों खुशियाँ लेके आए, आमीन सुम आमीन। और अगर मसला है, परेशानी है, तो अल्लाह ताला ही हिम्मत देगा उस मसले परेशानी से लड़ने की ताकत मेरा रब देता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सादिया, माय प्लेजर ऑलवेज। बहुत शुक्रिया। और अमानत, समझ तो आप गए होंगे, आप हैं, ऑडियंस हैं और हमारी क्लैप है। बहुत सारी क्लैप में अमानत, अमानुल्लाह। जी खवातीन साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं ब्रेक के बाद। और प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ माजिबीन हमारे साथ मौजूद है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, वेरी नाइस। और खुद ही मैं कह रही हूँ, डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा भी अब आ गई हैं हमारे साथ, और वो मुस्कुरा रही है क्योंकि वो कहती हैं कि मैं शोर ज़्यादा मचाती हूँ, खाती इतना नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। वो नहीं होते ऐसे ही बिला वजह शोर शाह वाले, पैकेजिंग सही है कि जी वो आ रही है, वो बड़ी मज़ेदार है, और आप यकीन माने मजाल है जो ज़रा सा कुछ खा जाए, मैं तभी तो ऐसे ही हैं माशाल्लाह। वो आपकी गई बताई गई टिप्स का मैं एक जीता जागता नमूना हूँ, मुरक्कब है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जिसने भी डॉक्टर साहिबा की टिप्स का अमली एक सबूत देखना है तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ। डॉक्टर साहिबा, हाउ आर यू? थैंक यू, बिल्कुल ठीक ठाक, और आपको देख के और भी खुश, और अपनी तमाम टीम को देख के और भी खुश, और उनका गाना सुन के भी ज़्यादा बिल्कुल ऐसा ही। और डॉक्टर साहिबा ने एक मुझे काम कहा था पिछले हफ्ते, और मैं पूरा हफ्ता भूल गई, और परसों मुझे सुबह सुबह याद आया। मैं ऑन एयर ही, क्योंकि जब आपने सही काम ना किया तो ऑन एयर आपको, तो मैं आपसे माजरत करूंगी। और मैंने डर के मारे इनका वॉइस मैसेज भी नहीं खोला कि मैंने कहा जवाब में पता नहीं इन्होंने क्या लिख दिया है, तो इसलिए मैंने वीडियो बना के बस भेज दी। तो माजरत ऑन एयर। नहीं, दैट्स परफेक्टली फाइन। जब इंसान अपनी गलती रियलाइज कर ले तो उसको माफ कर देना चाहिए। अफवा दरगुजर तो कॉन्सर्ट बहुत जरूरी है ना। और मैंने डर के मारे नहीं वॉइस मैसेज खोला। मैंने कहा बहुत अच्छा वॉइस मैसेज था आपका वाला। अच्छा, और आपने जो बदले में भेजा था बाद में बात करेंगे। घरेलू गुफ्तगू की तरफ हमने अभी नहीं बढ़ना खवातीन नज़र। तो प्रोग्राम के आगाज से हमारे साथ अमानत अमानुल्लाह मौजूद हैं, एंड ही इज गॉट अ लवली वॉइस माशाल्लाह माशाल्लाह से। ब्लेस यू, जीते रहे, खुश रहे। अच्छा जी, नाउ डॉक्टर साहिबा, ये टॉपिक, और ये मुझे हम याद है आपको कि इवन संडे में भी हम जब किचन के सेगमेंट में होते हैं तो हम अक्सर बात फूड एलर्जीज की कर रहे होते हैं कि हमें मालूम ही नहीं, पीनट्स नहीं डालने। हमें तो मालूम ही नहीं हम में से कितने लोगों को कि हम लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं कि नहीं, हमें नट से एलर्जी है कि नहीं। जबकि बैरून मुल्क अगर आप जाएं, अमेरिका वगैरह में, तो बच्चों के तो चार्ट्स होते हैं कि नट्स की एलर्जी है, दूध से एलर्जी है, फलां चीज़ से। हम लोग तो बस ऐसे धक्का स्टार्ट काम चल रहा होता है। तो आज फूड एलर्जीज पे हम जरा थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। बिल्कुल, आप ये हमारा टॉपिक हमने इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि हमारे कुछ नाज़रीन हमसे यही बात करते हैं कि आप ऑन एयर जब ये बोलते हैं कि जी मूंगफली देख के खाएं वगैरह, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक चीज़ होती है फूड एलर्जी और एक चीज़ होती है फूड इंटॉलरेंस। दोनों में डिफरेंस है। फूड एलर्जी जो होती है वो ये होता है कि उसमें आपका इम्यून रिएक्शन, यानी कि आपकी बॉडी का कुव्वत मुदाफ़ियत उसको ऐसे रिसीव करता है कि जैसे मेरे अंदर कोई दुश्मन आ गया। ठीक है, ठीक है।
और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, मसलन उल्टियाँ आ सकती हैं, पेट ख़राब हो सकता है, रैशेस हो जाते हैं, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है उन लोगों के लिए जिनकी सांस की नाली में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाए और उनको सांस आना बंद हो जाए। सो रिमेंबर कि फूड एलर्जी कैन कॉज इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अक्सर लोग जो है, जब हम ये लाइफ थ्रेटनिंग की बात करते हैं तो पीनट एलर्जी यानी कि मूंगफली से जिन लोगों को एलर्जी होती है उनमें होता है, या चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, जिसमें अजीनोमोटो या उसके कुछ ऐसे एडिटिव्स होते हैं। अच्छा, अब अजीनोमोटो या चाइनीज़ सॉल्ट इज़ नॉट जस्ट इन चाइनीज़ सॉल्टेड फॉर्म, इट इज़ ऑल्सो इन सोया सॉस। माजबीन एग्री करेंगी कि चिकन पाउडर के अंदर भी, कई चीज़ों के अंदर मास्ट फॉर्म में भी आ जाता है, उससे भी लोगों को सांस एकदम बंद होता है। फिर डॉक्टर्स, फिर इमरजेंसी में ले जाया जाता है और फिर वो स्टीरॉयड का टीका लगता है तो उनकी जान वापस आ सकती है। डॉक्टर साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चाइनीज सॉल्ट तो जो नमक है उसको तो बहुत अरसा पहले अजीनोमोटो को तो बैन नहीं कर दिया Exactly, बैन कर दिया था। येट फिर भी हम ढीठ हैं, हम में से कुछ लोग। सोल्ड इन मैनी, नहीं सिर्फ हम नहीं हैं बल्कि इवन बैरून मुल्क भी इंग्रेडिएंट्स के ऊपर कई दफ़ा ये मास्ट फॉर्म में लिखा होता है। तो उसके डिफरेंट नाम हैं, वो मैं उस दिन पढ़ रही थी इस वक्त। अब मैं इस बात के ऊपर के गलत ना बोल दूँ, कुछ C70 या इस तरह का कोई नाम था, मे बी आई एम रॉन्ग, ये वाला नहीं था, कोई इस तरह के नामों से भी इट इज़ ऑन द इंग्रेडिएंट लिस्ट, जो कि आप लोगों को गौर से देखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जब हम फूड इंटॉलरेंस की बात करते हैं तो फूड इंटॉलरेंस में इम्यून रिएक्शन नहीं आता, कुव्वत मुदाफ़त नहीं आ रही, उसमें आपका सिर्फ डाइजेस्टिव प्रोसेस ही आता है कि आपके निज़ाम हज़म में प्रॉब्लम हो रहा है और आप उसको नहीं जो है वो कर सकते। वो जो मैंने ऊपर वाली बातें बताई हैं कि वॉमिटिंग, नोज़िया, रैशेस, वो किसी माइल्ड फॉर्म में आपको होंगी और ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, ठीक है। इसलिए इन दोनों चीज़ों में आपने वो कर लेना है। मसलन अब मैं आपको बड़ी जो फूड इंटॉलरेंसेस में आजकल चीज़ें आ रही हैं उसमें आपने लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात की थी। कुछ बच्चों को, कुछ इवन जब हम बड़े हो जाते हैं, बचपन में हम ठीक रहते हैं, बड़े होके दूध से एलर्जी हो जाती है, ठीक है। आपने उस चीज़ को नोट करना है। उस वक़्त फिर आप दूध से बनी हुई अशिया, चीज़ेस वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बॉडी उससे रिएक्ट कर रही है, इनटॉलरेंट हो गई है, वो कहती है मुझे ये नहीं चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, ग्लूटेन। एक ज़माना था जो हमारे यहाँ वीट आता था, जो कनक आती थी, वो डिफरेंट थी। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है, ठीक है, यानी कि सीड के लेवल से ही उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है और वो आपके लिए कई लोगों के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही है। ओके, ठीक है। तीसरी चीज़ जिसको सबसे पहले में बात की जाती है, शुगर, वाइट शुगर। शुगर का किसी तरह भी ज़्यादा इस्तेमाल, मसलन आप कहो कि मैं गुड़ इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं हनी इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है, आप उसका कम इस्तेमाल करो, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल कहीं पे भी शुगर का बॉडी में इज़ अ सिन, जो कि आप अपनी बॉडी के साथ जुल्म कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, गुनाह है ये, बिल्कुल ठीक है, आई एग्री। चौथी चीज़ ऑयल्स। जो ऑयल्स हम जिनमें खाना पका रहे हैं वो रोज़ की उस पे बेसिस पे हमें और हमारे ख़ानदान में बॉडी इन्फ्लेमेशन पैदा कर रहे हैं, बॉडी की सोजिश पैदा करें, जिससे हमें इंटॉलरेंसेस हो रही हैं। बिल्कुल सही। आखिर मैं आपसे ये सवाल करूँगी सुंदस, और आप नाजरीन से करें कि क्या वजह है कि आज से 20 साल पहले जो ग़िज़ा हम लोग तो 2-2 रोटियाँ खा लेते थे स्कूल से आके, मुझे याद है, अब हमें आधी भी रोटी हजम करते हुए क्यों बुरा फील होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते फास्ट फूड वगैरह, हम कहते हैं जी फास्ट फूड भी चोर है, जो नहीं फास्ट फूड अफोर्ड कर सकते वो भी क्यों फूल रहे हैं, क्यों उनके डायबिटीज आ रही है बाकायदा। और बच्चे भी अगर आप देखें, एग्जैक्टली इतने फूले फूले बच्चे हैं कि बंदा परेशान हो जाता है, और फिजिकल एग्जर्शन भी नहीं है, इतनी बच्चे कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। खेल कूद में तो लग ही नहीं रहे ना। हम तो एटलीस्ट होता था स्कूल से, लेजी किड्स, सुस्त हैं बाकायदा बच्चे। बल्कि मैं माजबीन को भी, माजबीन मुझे ये बताइएगा, हम तेल की बात करें, हम फ्राइंग पैन में ना तेल भर लेते हैं और महीनों चलाते रहते हैं। कितने अरसे बाद जो फ्राइंग पैन का तेल है, जो हमने फॉर एग्जांपल कबाब बनाने के लिए या पकौड़े बनाने या चिप्स बनाने के लिए रखा होता है, हमें चेंज करना चाहिए, ये बताइए। फर्स्टली तो मैं यही कहूँगी कि हम लोग उसको, वाकई आपकी बात सही है, कई लोग तो 2-2, 3-3 महीने अगर फ़िश फ्राई की है तो उसको फिर पूरी सर्दियाँ ही चलाएंगे। ये बहुत हार्मफुल है और बीमारियों की वजह
बल्कि जड़ ही यही है। जो असल है तरीकाकार वो तो ये है कि आपने एक बार यूज़ किया, उसके बाद उसको आप डिस्कार्ड कर दें या फिर उसको छान के किसी वेजिटेबल में नेक्स्ट डे आप यूज़ कर सकते हैं तो उसको कर लें। बिल्कुल सही। अदरवाइज आप नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, सरसों के तेल में अगर आप फ्राइंग कर रहे हो तो वो थोड़ा सा टाइम निकलता है। लेकिन सरसों का तेल भी तो गलत ही है, मेरा नहीं ख्याल कि सरसों का तेल। सरसों का तेल इज गुड, सरसों नॉट बैड, बट एनीथिंग जो ज्यादा में हो जाए वो होगा आपके लिए प्रॉब्लम। आजकल नया ट्रेंड आ रहा है कि सरसों के तेल के बारे में बात करें कि कुकिंग में बजाय कि आप कैनोला और ये सनफ्लावर और ये इधर उधर के यूज करें, आप बेहतर है कि सरसों का तेल में पका लें। लेकिन ये है कि सरसों का तेल भी कोई बादशाह नहीं कहलाता। अगर बादशाहत है तो वो ऑलिव ऑयल के पास है, बादशाहत है तो वो कोकोनट ऑयल के पास है। ये दो ऐसी है जो कि ओमेगा 3 से भरपूर हैं। बिल्कुल। और ये ओमेगा 3 आपकी ब्रेन डेवलपमेंट, आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन को कम करने में काम आते हैं। देसी घी को भी भूल गई कि वो भी बादशाह इस्तेमाल होता है, अगेन मॉडरेशन में थोड़ा। इन सारे ऑयल्स में जिनका मैंने पहले जिक्र किया है, जो नॉट सो गुड ऑयल्स हैं, उनके अंदर ओमेगा 6 है। और सुंदर, ये ओमेगा 6 कम्पीट करता है ओमेगा 3 से कि ओमेगा 3 अच्छा ऑयल आपकी बॉडी में कंपटीशन में निकल जाए और ओमेगा 6 आके इन्फ्लेमेशन। बिल्कुल। और मैं ये ज़रूर आपसे इल्तिजा करूंगी, गुजारिश कि सिर्फ इसलिए कि तेल की बचत हो जाए, कि ये तेल आगे इस्तेमाल हो जाए, प्लीज़ ये आप ये सोचें आप एक तरफ तेल बचा रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने अपनों की सेहत का सौदा कर रहे हैं। तो अब आप देख लें कि आपके लिए को क्या चीज़ ज़्यादा अजीज़ है। प्लीज़ खुदारा, दिस कैन बी पॉइजनस एंड डेंजरस फॉर योर चिल्ड्रन एंड फॉर यू एंड योर हेल्थ। अल्लाह ना करे जो अस्पताल जाएंगे, अल्लाह ना करे तो इससे करोड़ों दर्जे बेहतर है कि उस तेल को डिस्कार्ड करें जितना जल्दी हो सके। ये मत सोचें कि आपके इतने पैसे लग गए, भाई इतने का तेल इसमें गया है तो अब ज़ाया हो रहा है। ज़ाया नहीं हो रहा, आप उल्टा अक्लमंदी करें और बचत करें अपने और अपनों की सेहत के हवाले से। 5-6 दफ़ा का जो तेल की पेटी हम लेते हैं, अगर मेरे ख्याल में उसी कीमत का थोड़ा सा एक पैरेलल ड्रॉ किया जाए तो हम एयर फ्रायर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और उसमें ये है कि फिर आगे जाके आप उसको बिल्कुल ना समझें कि ये बहुत बड़ा खर्चा हो गया, क्योंकि आगे जाके वही तेल आपका कम यूज़ होगा। इट्स जस्ट लाइक जैसे लोगों ने सोलर एनर्जी एक दफ़ा कौड़ा कोट भर के लगा ली है, बट नाउ इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे बचत हो रही है। बिल्कुल तो इसलिए इट पेज यू ऑफ। बिल्कुल। अमानत, आपकी मैं देखती हूँ माशाल्लाह योर अब सही है, फिट हैं आप। अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखते हैं? मैंने कभी आपको ओवरवेट नहीं देखा। जी बिल्कुल। मैं खाने पीने में एहतियात करता हूँ, वॉक करता हूँ साथ में, स्विमिंग बहुत करते थे हम, मैं वाले साहब। अमानुल्लाह साहब को स्विमिंग आती थी? बहुत स्विमिंग की। नहीं रियली? जी बहुत स्विमिंग की उन्होंने। कहाँ से सीखी उन्होंने? उन्होंने सीखी थी, इंटरनेशनल होटल होता था, ठीक है, फोर्ट्रेस से पहले। हाँ बिल्कुल सही। वहाँ पे उन्होंने स्विमिंग करते, जमील बिस्मिल साहब से उन्होंने स्विमिंग सीखी थी। अच्छा ओके। तो मैं और वाले साहब ने बड़ी स्विमिंग की। स्विमिंग करने से बंदा फिट रहता है। हाँ, हाँ। और खाने के बाद आधे 1 घंटे 1.5 घंटे बाद मैं वॉक भी करता हूँ। बिल्कुल सही। आधा घंटा पौना घंटा। तो अमानुल्लाह साहब की खाने की हैबिट्स क्या होती थी? खाने पीने के इतना नहीं होता था उनका? खाने पीने के बड़े शौकीन थे। अच्छा ओके, मैंने देखा नहीं था कभी। और वो घर के, यानी कि ज़्यादा वो घर के खाने पसंद करते थे। उसमें यानी करेले गोश्त हो गया, आलू गोश्त बड़े शौक से खाते थे वो। और खाने पीने के बहुत शौकीन थे वो। खाने पीने के हालांकि सेहत से लगता नहीं था उनके कभी भी। अच्छा, उसमें ना खाने पीने का शौकीन होना और सेहत का ताल्लुक नहीं है। आप भी खाने के शौकीन हो, मैं भी हूँ। जैसे उन्होंने कहा ये इनके अब्बू, और पता नहीं लगता था, वो ये है कि ये लोग खाते हैं, अच्छा खाते हैं लेकिन थोड़ा खाते हैं। उतना खाते हैं जिससे बस सस्टेनेंस हो जाए। वो आप वाली बात है, शुरू के 3-4 नवालों में ही मजा होता है, उन्हीं का मजा ले लेते हैं। और आलू गोश्त से तो खैर मुझे भी बड़ा शगफ है। वाले सब बड़े शौक से। आलू गोश्त तो हमारा पेटेंट, मेरे ख्याल में एक तो बिरयानी हमारा नेशनल डिश है, आलू गोश्त होना चाहिए। मेरी वालदा, अल्लाह मियां उनको जन्नत दे, वो कहा करती थी इसको 2 डिशें पसंद है, एक इसको आलू गोश्त और एक गोश्त आलू। क्योंकि मेरे पास यही होता था कि आलू गोश्त बना दे मुझे। आपकी वालदा तो बहुत प्यारी, मेरे वालिद ने हमेशा उनका जिक्र किया बड़े प्यार और अपनाइयत से। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे वालिद कहते हैं कि जब भी वो आपके, शी इज़ जस्ट लाइक फैमिली, मेरी तो बहनों की तरह है, लेकिन अबू कहते हैं ये यूनिवर्सिटी से आया करती थी किंग एडवर्ड से, तो ये वालदा के साथ, इनके और वालिद साहब के साथ बैठे होते थे। तो डॉक्टर साहिबा वो यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव एंड एनर्जेटिक, जो कि अब भी है माशाल्लाह से। फॉन्ड मेमोरीज माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनके दर्जात आपकी वालदा के बुलंद फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि इन्फ्लेमेशन क्या कॉज कर रही है। उसमें दूसरी चीज़ जो फूड इंटॉलरेंस आपको करेगी, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस। ओके, ठीक है, हम अपनी डाइट को भी सही कर लें, सारा कुछ कर लें, येट हम खाना खाते हैं, हमें डिकार आते हैं। हम खाना खा के बजाय कि हम इनविगरेटेड अच्छा फील करें,
हम उल्टा बैठ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो भी हमारे स्टमक की स्लोइंग करता है और उसको आगे जाने से, और फूड के आगे फिर ऊपर से ऑयली खाना खा लिया तो वो आगे सही तरीके से नहीं जाना देता। इसलिए अपनी जो आपकी स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज है ना, उनके ऊपर ज़रूर वर्क कीजिए, क्योंकि हर बंदा आजकल के दौर में फाइनेंशियल स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, किसी ना किसी स्ट्रेस से ज़रूर गुजर रहा है। स्ट्रेस ने तो रहना ही है, ज़िंदगी इम्तिहान ही का नाम है। उसको आप कैसे डील करते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक हमने प्रोग्राम में एक दफ़ा जिक्र भी किया था कि आजकल डायबिटीज़ को भी कहा जा रहा है वन ऑफ द कॉजेज़ ऑफ डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई कोलेस्ट्रॉल इज़ स्ट्रेस। बिल्कुल। तो इसलिए स्ट्रेस के ऊपर बहुत वो करें। नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो लोग जो 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद सही टाइम पे लेते हैं, उनके लिए बेस्ट होता है। अच्छा, एक और चीज़ जो है, कई लोग समझते हैं कि हम बड़ी क्लीन ईटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और हम बड़ी अच्छी हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, येट उनके अंदर इनटॉलरेंसेस हो रही होती हैं। तो ऐसे लोगों को फूड डायरी बनानी चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या वो जो गोश्त ले रहे हैं, कहीं वो गोश्त तो गलत नहीं है जिसके अंदर हार्मोन्स के टीके लगे हुए हैं, क्या वो ऐसी चीज़ ऑयल तो नहीं इस्तेमाल कर ले जहाँ पे गलत है। तो ऐसे लोगों के लिए एक डाइट है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉडमैप डाइट। वो ये होता है कि आप फलों से, सब्जियों से शुरू करते हो और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आप वापस उन चीज़ों पे जाते हो जो आपको तंग कर रही थी। अच्छा, यानी फलों से स्टार्ट किया, फलों से और सब्जियों से आपने स्टार्ट किया। ये जो रेनबो ऑफ है, ये आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स लेके आई हैं। ये सोजिश नहीं करती अनटिल एंड अनलेस उनके ऊपर पागलों वाले पेस्टिसाइड स्प्रे किए गए, ठीक है। तो जब भी वेजिटेबल लेके आए उसको अच्छी तरह धोएं ब्रश से। ये मूलियाँ, गाजरें वगैरह, दे आर ऑल वेरी गुड, लेकिन इनको धोएं, इनको घर में ताज़ा ताज़ा पकाएं। इनके खाने को, इनके तकरीबन 5 हेल्पिंग्स आप लें। आप एक हफ्ता वो करते हो, फिर एक हफ्ता आप फ्रूट इंट्रोड्यूस करते हो, और फिर तीसरे हफ्ते में जाके आप फिर शुरू करते हो अपना ये गोश्त वगैरह, ये दालें भी आप इसमें शामिल कर सकते हो सब्जियों में, तो आप यूज करते हो। तो डॉक्टर साहब, जो कुकिंग ऑयल मार्केट में मिलते हैं, हाँ जी, उससे बेहतर सरसों का तेल है? बिल्कुल है, उससे बेहतर सरसों का तेल है, और सबसे बेहतर अगर देसी घी और ऑलिव ऑयल मिल जाए तो बेहतरीन। हाँ, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर लें, लेकिन वही वाली बात है कि आप अपनी सेहत के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। It goes a long way. हाँ, it goes a long way। जब आप डॉक्टर के पास जाके उनके और अपनी तबीयत पे एक आपके ऊपर बोझ, फिर आप डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हो, तो वो सारी चीज़ें मतलब एक आप उधर इन्वेस्ट कर लें तो why not? आप एक सीजन के जोड़े ना खरीदें ना, एग्जैक्टली, जूते ना खरीदें, पार्लर का मैं मिसाल दे रही हूँ, कट डाउन कर लें, आप कहीं सैर पे ना जाएं। मैं मिसाल एग्जांपल दे रही हूँ, यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, तो आप बैलेंस कर लें कि जी मैंने तेल ये वाला लेना है, मैंने फलां चीज़ में ये इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वो आपकी सेहत है जो बहुत ज़रूरी है। सेहत होगी तो आप ज़िंदगी को एंजॉय कर सकेंगे। मुझे बहुत फ़र्क पड़ा फूड डायरी बनाने से, है ना। हाँ, मुझे फूड डायरी से इसलिए आसानी हुई है, इमोशनल रेगुलेशन एक, और एक वो कि मुझे पता लगे कि आखिर कौन सा टाइम होता है जब मैं खाती हूँ तो मैं भारीपन फील करती हूँ, जेट के मैंने सिर्फ मकई के दाने ही खाए होते हैं, लेकिन वो मेरे से नहीं एग्री करते हैं और मुझे ब्लोटिंग हो जाती है। तो उन चीज़ों का फिर पता लगता रहता है आपको। मैंने अब आपके कहने पे शाम 7 बजे के बाद मैं नहीं खाती हूँ खाना, तो मैं जब घर में, अब मैं सबको तो मना नहीं कर सकती, हर किसी की ईटिंग हैबिट है। मेरी छोटी बहन तो खाती है 7 बजे के बाद ही तो उसका स्टार्ट होता है, वो खैर शी इज अ डॉक्टर, उसकी नाइट ड्यूटीज XYZ, तो उसका अपनी रूटीन है, मैं तो नहीं। तो मैं उसको बड़ी हैरत से देख रही थी कि तुम ये कैसे खा सकती हो, क्योंकि मुझे अब आदत नहीं रही। आपने चीनी का मुझे याद है कहा था, तो मैंने चाय में चीनी लेना खत्म कर दी। तो एक दफ़ा मुझे गलती से किसी ने चीनी वाली चाय पकड़ा दी, तो मैं कहूँ ये क्या मुझे पकड़ा दी है, क्योंकि आपको जब आदत ना रहे ना अमानत, तो फिर आप जब दोबारा उसको ट्राई करो तो इट इज़ वेरी, आपको लगेगा कि आप पहले क्या कर रहे थे, और वो चीज़ें आप पे ऑफ करती हैं, आपकी सेहत और शक्ल पे भी पता चलता है। आई थिंक कि नाजरीन के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपना एग्जाम्पल पेश करती हो, विच इज़ वो होता है ना कि बंदा एक तो लेक्चर दे के चला जाए, हम अपनी एग्जाम्पल से अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट। वही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़ाती तजुर्बात की रोशनी में। अच्छा जी डॉक्टर साहब, टिप ऑफ द डे ये है कि आप गर्म पानी लें, उसके अंदर आप थोड़ा सा लेमन निचोड़ें, उसके अंदर आप चुटकी हल्दी की डालें और उसके अंदर उबाल लें आप एक वो तकरीबन आधे इंच का वो क्या जिंजर, वो उबाल के, अदरक उबाल के उसके अंदर हल्दी डालें और स्टीविया डाल लें, ठीक है। ये पानी आपने सुबह रोज़ नहार मुँह लेना है, और ये आप देखिएगा कि आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन कैसे कम होगी, जो आपका अपारपन और ब्लोटिंग है कम होगा। लेकिन उसके साथ अपनी ईटिंग हैबिट्स अच्छी रखें, चाय कॉफ़ी पे ऊपर प्लीज़ कम
बिल्कुल सही, हथौला बिल्कुल। ये सिपिंग करना है, एक गो में एक ग्लास लेना है, किस तरह से? सिपिंग करें सुबह आराम से, उसको मजे ओके, से। हाँ। तो मैडम जी अभी आपने कहा 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना, हाँ जी। तो हम शादी हाल जाते हैं, जब शादी अटेंड करते हैं वहाँ पे 9:30 बजे खाना खुलता है। हाँ जी। अगर किसी घर में प्रोग्राम हो तो वहाँ पे 11-12 बजे खाना खुलता है। हाँ जी। फिर उसका क्या हल किया उसका यही तरीका है कि आप घर से खाना खा के जाए एंड लर्न टू से नो। अगर आपने लेना ही है तो आप दही ले सकते हैं, आप कोई सैलेड ले सकते हैं, इनसे पूछे ना। तो ये हमसे कहा जाए कि हमें 7 बजे के करीब ना हमें एक बॉक्स बना के दे दें। बॉक्स बना के नहीं, अगले दिन घर से खा ही नहीं रहे भाई, हम उनसे सिर्फ मिलने जा रहे अच्छा हैं। डॉक्टर साहब नहीं, आई एम सॉरी, हम शादी का खाना भी खाने जा रहे हैं। मैंने खाना खाना है। नहीं, हमने भी खाना, शादी का तो खाता है ना बंदा, खाना तैयार होके जाए तो खाना तो बहुत नहीं। उस दिन मैं ना फिर एक दिन पहले से डाइट शुरू कर देती हूँ करना, इतना भी नहीं मैं जुल्म अपने साथ करने, ये इनको ना बताना। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू, खुदा ख़वातीनो हज़रात, हम ब्रेक में बिल्कुल नहीं जा रहे। किसने आपको ये गलत फहमी दी है? इस वक्त हम अमानत की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अमानत की आवाज़ में खूबसूरत सा हम गाना सुनेंगे। बहुत सारी क्लैप में आ जाइएगा। थैंक यू। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं बराह रास्त। किचन सेगमेंट में शेफ़ माजिबीन मौजूद हैं, उनसे थोड़ी देर में मुलाकात होगी। प्रोग्राम के आगाज़ से अमानुल्लाह साहब की परछाई मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, अमानुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत आवाज़ से अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है और खूबसूरत ट्रिब्यूट्स पेश कर रहे हैं। प्रोग्राम पर जाने से पहले, ब्रेक पर जाने से पहले मैडम नूर जहाँ साहिबा को ट्रिब्यूट पेश किया अपने अंदाज से, और पहला जो था वो सजाद अली साहब का था। तो ब्यूटीफुल सिंगिंग माशाल्लाह से। साथ साथ आपसे गुफ्तगू भी हो रही है। लेकिन ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया बहुत ही ग्रेसफुल और बहुत डेकोरम और ग्रेस के साथ, ना सिर्फ अपने काम की नुमाइंदगी करते हुए ख़वातीन हज़रात, हम ये मानते हैं और हम ये जानते भी हैं कि जो किसी भी बच्चे की जो पहली दर्सगाह होती है वो माँ की गोद होती है। लेकिन उसके बाद जो सही मानों में किसी भी बच्चे की शख्सियत को तरतीब देने में जिस हस्ती का अमल दखल होता है वो एक उस्ताद होता है। एक उस्ताद ही होता है कि अगर आप गिर रहे होते हैं या एक बच्चा कहीं लड़खड़ा रहा होता है तो वो उस्ताद ही उस बच्चे को सहारा देता है और चलना सिखाता है। यही वो उस्ताद है जो आपको बोलने का ढंग और सलीका सिखाता है। यही वो उस्ताद है जो आपको बताता है कि क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपके लिए ठीक नहीं है। गो के आपके उस्ताद के साथ खून का रिश्ता नहीं होता। इससे आप एक उस्ताद की अज़मत का और एक स्टैचर का अंदाज़ा लगा लें कि क्या वो रिश्ता होता है उस्ताद का अपने स्टूडेंट के साथ, कि बग़ैर किसी खून के रिश्ते के तहत आप किसी के बच्चे को अपना समझ के उसकी तरबियत करना और उसकी शख्सियत में निखार लाना, ये सिर्फ़ एक उस्ताद ही कर सकता है। और हमने हमेशा ये कहा है कि जब भी दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए हैं, उनकी कामयाबी के पीछे ना सिर्फ फिर माँ बाप की दुआएं हैं, उनके उस्ताद की मेहनत भी है। एक ऐसी ही हमारे सामने हस्ती मौजूद है, शी इज़ अ टीचर ट्रेनर। ना उस्ताद की भी तो तरबियत होती है ना, वो कौन करता है? उसका स्टैचर उससे भी बुलंद होता है उस्ताद से एक स्टेप बढ़कर। और मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, पिछले 30 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है दरसो तदरीस और तालीम के शोबे से वाबस्ता है। बड़े बड़े इदारों के साथ, बड़े बड़े तालीमी इदारों के साथ मुंसलिक रह चुकी हैं और इस वक्त भी एक बहुत बड़े जाने माने तालीमी इदारे के साथ मुंसलिक है। शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट, शी इज़ अ टीचर ट्रेनर। वी हैव विद अस किश्वर हमीद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मैडम? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपका बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। रियली? सही में? सही में। पक्का वाला? पक्का। बहुत शुक्रिया। मेरा तो हमने बचपन से ये सीखा अपने वालिदैन से, मैं आज भी यही करती हूँ कि जो मेरे उस्ताद हैं ना, मैं उनकी आंख में आंख डाल के मैं ये गुस्ताखी कर नहीं सकती, तो मेरी हमेशा नज़रें झुकी होती हैं। आपसे मैं गुस्ताखी इसलिए कि ताकि मैं सवालात कर सकूं, तो ये आपने मुझे इजाज़त देनी है। बिल्कुल, पूछिए। अच्छा जी मैडम, नाउ टीचर ट्रेनर कहने को एक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन इसकी अहमियत पे रोशनी डालते हुए कि ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की क्यों ज़रूरत पेश आती है? जैसे कि आपने इतना अच्छा शुरू किया कि जो उस्ताद होते हैं जो इतना ज़्यादा काम करते हैं और सारे बच्चे का दारोमदार उसकी ज़िंदगी का उस्ताद के ऊपर होता है। उस्ताद की लियाकत, उसकी नज़्म ज़ब्त, उसकी हर चीज़, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक मुनसिब रवैया, सब चीज़ लेके तो उनको भी तालीम की, तरबियत की, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है।
और जो टीचर्स होते हैं वो मेरे अब तजर्बे में इतने साल हो गए, बहुत हसास लोग होते हैं। वो बहुत मेहनत से काम करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके लिए सब तरफ माविन लोग खड़े हों, बेहतरीन प्रोग्राम हो उनकी मदद के लिए, बेहतरीन सामान हो जो जिससे वो मदद करके अपने सबक को बेहतर बना सकें। वो सारी चीज़ें मुहैया करनी और वो व्हाट शुड आई से, टू प्रोवाइड दैट प्लेटफॉर्म टीचर्स को, ट्रेनर्स की ज़रूरत है। बिल्कुल सही मैडम। हम ये तो नहीं कहेंगे अच्छा टीचर या बुरा टीचर, टीचर तो टीचर होता है, लेकिन एक जिम्मेदार टीचर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपकी नज़र में? और फिर आजकल के दौर में जब हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी भी इतनी इम्प्रोवाइज़ कर रही है। मेरे बचपन में मुझे याद है व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैं ओ लेवल्स कर रही थी, तो तब नया नया कंप्यूटर हम सीखते थे 8th क्लास में, इंटरनेट सीख रहे हैं, मोडेम होता था, तब इतनी टेक्नोलॉजी की कोई पता भी नहीं था कि आगे कितना ही कंप्यूटर ने करना है काम। सुनते थे लेकिन हंसा भी करते थे क्योंकि उस वक्त नया। लेकिन अब आप देखें गूगल क्लासरूम्स बन रही हैं, ऑनलाइन असाइनमेंट्स हो रही हैं, ऑनलाइन रिसर्चेज हो रही हैं। तो एक जिम्मेदार टीचर आज के दौर में उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? जिम्मेदार टीचर का सबसे पहला और अव्वलीन शौक तो होना चाहिए कि वो पढ़े और सीखे। जिस कौम में उस्ताद सीखने के लिए तैयार नहीं होता, उस कौम में तालिब इल्म भी नहीं सीखते। तो टीचर को सीखना बहुत ज़रूरी है। उसकी सबसे बड़ी खसूसियत जो है वो ये है कि उसका दिमाग खुला हुआ हो, दिल बड़ा हो और चीज़ें सीखने के लिए तैयार हो, हर वक्त नई चीज़ सीखे। तो अगर आज टेक्नोलॉजी है तो आस्ते आस्ते टीचर को चाहिए, कहीं का भी टीचर हो, उसके पास जो भी ज़राए हों उसका वो बिल्कुल चैम्पियन हो। दे शुड हैव मास्टर्ड इट बाय नाउ। बिल्कुल ठीक। हमारे वतन में तो टीचर्स क्या, कोई भी पढ़ता नहीं है। और क्योंकि हम एक कौम नहीं पढ़ते, बतौर कौम नहीं पढ़ते, तो वो हमारे टीचर्स को बहुत ही एक कमज़ोर पोजीशन पे खड़ा रखता है। ट्रू, आई एग्री कि टीचर्स का वो स्टैचर अनफॉर्चुनेटली बनता ही नहीं है। वो पे मैडम, टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है? आई रिमेंबर, मैं अपनी मिसाल देते हुए, बचपन से ही जो हमारी टीचर्स, डर तो होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इज्जत तो टीचर की करनी है, वो तो सर आंखों पे, लेकिन मुझे याद है आज भी कि वो टीचर्स जिनके साथ एक कम्युनिकेशन हमारा अच्छा होता था, हमें वो सब्जेक्ट की बातें भी समझ आ जाती थी आसानी से, हलवे की तरह, और बड़े मज़े से क्लास भी गुजर जाती थी, नींद भी नहीं आती थी। लेकिन जिन टीचर्स के साथ डर और खौफ रहता था, कम्युनिकेशन ही नहीं होती थी, आप डरते थे, वॉशरूम भी जाना है तो डर के मारे आप कहते ही नहीं थे, टीचर से परमिशन नहीं लेते थे, तो सब्जेक्ट की भी लर्निंग नहीं होती थी, वी यूज्ड टू गेट बोर्ड। तो टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है? टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन सिर्फ बनता है टीचर की लियाकत से। ओके। अगर अच्छा बुरा नहीं कहूँगी, जैसे आपने कहा टीचर, मगर लायक और नालायक टीचर ज़रूर कहूँगी। सही। नालायक टीचर जब तक के बच्चों को बिल्कुल मुतमईन नहीं कर पाता, क्योंकि वो नालायक होता है, उसको अपने सब्जेक्ट का नहीं मालूम होता, बच्चों को कैसे मुंतज़िब तरीके से बिठाना है नहीं आ रहा होता, उसका कोई बच्चों से ताल्लुक ही नहीं बना होता, तो वो बच्चे उससे डरते भी हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नाउ अनप्रिडिक्टेबल। ट्रू। जो काबिल टीचर होता है वो इसलिए बच्चों को पसंद होता है क्योंकि बच्चे समझते हैं कि इसको मामला अपना सारा आता है, वी आर इन गुड हैंड्स, अब आराम से बैठ के सीखें भी, सुने भी, आराम से बैठें, तो वो उस्ताद की इज्जत करते हैं, डरते फिर भी नहीं है। बिल्कुल से इज्जत करना और डरना दो बहुत फर्क चीज़। ट्रू। अमानत, यूर रावियन, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का तो फिर अभी एक बहुत बड़ा स्टैचर है, मेरिट पे तो लड़के 0.005 मार्क्स से रह जाते हैं अगर ना एडमिशन मिले तो। आपका आपके टीचर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ कैसा ताल्लुक रहा, ये बताइए। बड़ा अच्छा था। मैं खैर म्यूज़िक का मुझे शौक था शुरू से ही, तो मैं म्यूज़िक सोसाइटी में गाता था। एक्सीलेंट। तारिक फरानी साहब हमारे म्यूज़िक टीचर थे, अल्लाह जन तुम्हें खैर करें। आमीन। फिर शमशेर गोंदा साहब हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर थे, गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे उर्दू के, उन सबसे बड़ा प्यार था, बड़ा कुछ सीखने को मिला। तो बड़ा अच्छा दौर था, 95 से लेके हम लोग 99 तक थे उधर। बिल्कुल सही। लेकिन जिन टीचर्स के साथ या प्रोफेसर्स के साथ आपका कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा था, आपको अब याद आता है वो? बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को मिला, जिनकी दुआओं से, उन्हीं से सीखा जो हमने आज हम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैडम, हम ये जी आपको बुरे टीचर्स भी याद रहते हैं, बुरे भी याद रहते हैं, जिन्होंने आपको तंग किया हो, डराया हो, सही से ना पढ़ाया हो,
और आपकी एक तरह से इज्जत नफ्स को मजरूह किया हो, वो भी याद रहते हैं। मैडम ये सिर्फ अच्छे ही नहीं याद होते। बिल्कुल आई एग्री मैडम। ये अब आपने ये टॉपिक बहुत अच्छी बात की। कुछ ऐसे मैंने देखे हैं टीचर्स जो वही बात आ गई कि बच्चे के कॉन्फिडेंस को शैटर, जानबूझ के तो नहीं, लेकिन ये कह के कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते। अब जब एक बच्चा एक क्लासरूम में बैठा है और उसको एक मेंटोर जिसको वो समझता है, वो अगर उसको ये कहना शुरू कर दे कि तुम ये कर ही नहीं सकते, तुम्हें तो पता ही नहीं, देखो फला बच्चे को देखो, वो भी तो तुम्हारे साथ पढ़ रहा है, उसको इतना अच्छा आता है, तो इस तरीके से बच्चे की शख्सियत पे क्या नेगेटिव असरात मुरतब होंगे? बस नेगेटिव असरात तो उसी वक्त मुरतब शुरू हो गए जब वो उस नेगेटिव इंसान की क्लास में बदबख्त बैठ गया और वहाँ वो टीचर ने उसको बताना शुरू कर दिया कि तुम्हें ये आएगा ही नहीं, तुम्हें ये आ सकता ही नहीं, तुम ये काम कर ही नहीं सकते, तो द डैमेज इज ऑलरेडी डन। ट्रू। एंड देन वो कभी ठीक नहीं होगा। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि वो उस्ताद जान के कर रहे हैं, उसको तो शायद मालूम भी नहीं। उस्ताद अपनी व्हाट शुड आई से नाइल्मी से कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। अपनी नालायक इज एन अप्रोप्रिएट वर्ड। बिल्कुल ठीक। अपनी नालायकी से कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। जान के वो नहीं कर रहा। ही इज नॉट इवन अवेयर व्हाट ही इज डूइंग। एब्सोल्युटली। इसीलिए टीचर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। टीचर्स को प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप खुद करना पड़ेगा। हमारे मुल्क में जहाँ के अच्छा प्री सर्विस का कोई सिस्टम नहीं है, कमज़ोर है। टीचर्स नौकरी में लग जाते हैं, उनको पढ़ाना नहीं आता, बच्चों को देखना नहीं आता, तो इट्स अ वेरी विशियस साइकिल जो चलता ही रहता है। बिल्कुल। मेरी बेटी जो है वो लेफ्ट हैंडेड है, वो बचपन से लेफ्ट हैंडेड है। अब मैं अगर उसको चाहूँ भी तो मैं उसको नहीं राइट हैंड पे लेके आ पा रही, और करना भी नहीं। मेरे वालिद साहब ने मुझे बचपन में बैठ के उसके बचपन में सिखाया कि बेटे लेफ्ट हैंडेड लोग क्रिएटिव ज़्यादा होते हैं, दे आर मोर इंटेलिजेंट। अल्लाह ताला ने अगर उसको इस तरह बनाया तो आई स्टिल रिमेंबर एक दिन वो स्कूल से आई है, शी वॉज़ वेरी यंग, शी वॉज़ इन प्रेप क्लास, तो उसके टीचर ने उसको डिस्करेज किया और बहुत ह्यूमिलिएट किया कि तुम लेफ्ट हैंड से क्यों लिख रही हो, तुम्हें राइट से लिखना चाहिए। उसको इतना एक्सप्लेन करना नहीं आया, तो मैंने उसको जब ऑब्जर्व किया तो मुझे तब समझ आई कि पूरा दिन वो घबरा रही थी कोई भी काम करते हुए कि उसको उसकी टीचर की वो बात जहन में बैठ गई थी, इतनी सी बच्ची मेरी। फिर मैं अगले दिन गई हूँ एंड मैंने स्कूल वालों से भी बात की और फिर मैंने उनको समझाया कि अब आपके स्कूल में भेजने के बाद भी मुझे आपको सिखाना समझाना पड़ा। अब तो बहुत वक्त बदल गया। अब तो बदल गया। कभी जमाने में तो बांध देते थे, बिल्कुल, ताकि बच्चे जो हैं वो मजबूर होके लिखें। लेकिन आप ये देखें मैडम कि कितना ज़रूरी है टीचर के निकले मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ बच्चे के ऊपर या बच्चे की इमोशनल वेल बीइंग के लिए कितना वो उसको या नेगेटिव लेके जा सकते हैं या पॉजिटिव लेके जा सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि वो बेहतरीन ट्रेनर्स से ट्रेनिंग लें और अपना काम जाने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। मैडम नाउ वन मोर क्वेश्चन, 2 or 3 more questions before we wind up। हम ये देखते हैं कि हम, और मेरी इस्लाह कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, कि यहाँ पे बच्चे की डिपेंडेंसी टीचर्स के ऊपर ज़्यादा है बनिस्बत वेस्ट में। हम देखते हैं तो बच्चे ज़रा इंडिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं, टीचर से गाइडेंस काउंसलिंग तो ले लेते हैं लेकिन बाकी सब काम अपना खुद करते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे भी ये रिवाज या ट्रेंड चेंज हुआ है या अभी भी डिपेंडेंसी टीचर पे ज़्यादा है स्टूडेंट की? मैं ये इस तरह से कह नहीं सकती, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस में और अपनी ज़ात में मैं हमारे टीचर्स का वेस्ट से मुकाबला नहीं करती। ठीक है, बिल्कुल ठीक। हमारे बहुत मेहनती टीचर्स हैं, आम तौर पे बग़ैर ट्रेनिंग के, बग़ैर अच्छी एकेडमिक एक्सपीरियंस के बच्चों को इंटरनेशनल इम्तहानों के लिए तैयार करते हैं, अपनी जान मारते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। होते होंगे बुरे टीचर्स भी जिनको मैं नालायक समझती हूँ, मगर वो भी बड़ा गम खा के नालायक हैं। बिल्कुल। तो मैं बाहर मुल्क से मुकाबला नहीं करती पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। मुझे लगता है कि जितना डिपेंडेंट बच्चों को टीचर्स पे होना चाहिए उतने ही हमारे बच्चे डिपेंडेंट हैं। ज़्यादा नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। ज़्यादा डिपेंडेंट वो हो जाते हैं जब उनके माँ बाप उनको अपने घर के एनवायरनमेंट में थोड़ा परेशान करते हैं, ट्यूशन पे भेज रहे हैं, इधर तंग कर रहे हैं, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक। इफ़ इट वाज ओनली लेफ्ट टू द टीचर्स, टीचर्स बड़ा उनको तगड़ा तैयार करें। बिल्कुल। मैंने ने बड़ी अच्छी बात की कि प्यार से बच्चा समझता है। बिल्कुल सही। तो बच्चे को मारेंगे वो तो फिर भागेगा पढ़ाई से। अमानुल्लाह साहब आपके साथ कैसे थे? आप बड़े माशाल्लाह सारे बहन भाइयों में से, तो आपका दोस्तों वाला रिश्ता था? जी बहन जी, मेरी खुशकिस्मती है कि वालिद साहब के साथ मैं ज़्यादा रहा।
तकरीबन 24-25 साल हम इकट्ठे साथ रहे जब से मैंने होश संभाला। ठीक है, वाले सबके साथ ही मैं। माशाल्लाह। तो डांट वगैरह पड़ी कि नहीं? नहीं, मार पड़ी कि नहीं? पड़ती नहीं, रहती है कभी भाई? नहीं, कभी नहीं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? नहीं, कभी जिंदगी में किसी बच्चे को नहीं उन्होंने मारा। रियली? हवाई ऐसे इशारा किया? वो नहीं, भी नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। और बड़े बहुत प्यार करने वाले, और बहुत, आप लोगों ने तो देखा उन्हें एज ए आर्टिस्ट, जो मैंने देखा है, हाँ। अपनी जिंदगी कमाई जो उन्होंने जितना कमाया 70% उन्होंने लोगों में बांटा है। वाह। वो इस तरह के बंदे थे। कोई उनके पास आया खाली हाथ नहीं गया। किसी ने कहा मेरी बेटी की शादी है, मेरी माँ बीमार है, कोई जूनियर आर्टिस्ट या कोई भी हमेशा उनकी मदद करते थे। बड़े दरवेश आदमी थे। शरारती वैसे थे आम जिंदगी में? शरारत किया करते थे कि नहीं? शुगल मेला जो एक हाँ, होता बचपन में बड़ी शरारतें करते थे। वो बताते अपने किस्से के, वो मुख्तलिफ आर्टिस्टों की आवाज़ें निकाल के घरों में फैमिलीज को हंसाते थे। हाँ। फिर तुफैल नियाजी साहब उन्हें लेके आए। उन्होंने कहा जो तुम यहाँ सुनाते हो वो तुम आगे टीवी पे करो। तो पहला प्रोग्राम वाले साहब ने यहाँ पीटीवी पे किया था। पीटीवी पे किया था। तो मेरे साथ बड़ा अच्छा उनका टाइम गुजरता। हम एक दफ़ा बॉम्बे थे, शो करने गए थे, तो मैं आइसक्रीम बड़े शौक से खाता हूँ। ठीक है। तो प्लेट बड़ी थी, तो आइसक्रीम मुझसे ज़्यादा उसमें प्लेट में डाली गई, तो वो प्लेट भर गई। अब वो कहते बेटा इनू आइसक्रीम समझ, तुझे मसर चौल समझ के खान दे। ये मानुल्लाह साहब ही कह सकते हैं, बिल्कुल सही। तो सच फॉन्ड मेमोरी। मेरा भाई एक, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, उसने मैली सी उसने टोपी पहनी हुई, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी दाढ़ी उसने रखी हुई। तो अब्बू का वो आखिरी टाइम था, 1 महीना, वो जो बेड पे थे, तो देख के कहते इधर देख जरा। मैं कहा जी। कहते एहो जे हुलिये दे बंदे जेल दी मस्जिद च जुम्मा पढ़ाते जो पीछे पढ़ रहे हैं वो भी कातिल, मफरूर, डाकू। और आप ये देखें कि उस हालत में भी कि वो अलील थे, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए मानुल्लाह साहब के। आमीन सुमा आमीन। हमारे मुल्क का तो असासा है। और इसी तरह देखें कैसी खुशकिस्मती है मानुल्लाह साहब की कि जाना तो हम सब ने है, मैंने आपने, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनका जिक्र हो रहा है तो हम मुस्कुरा रहे, हंस रहे हैं। ये देखें, ये बड़ी खुशकिस्मती इनफरादी सतह पे किसी शख्स की होती है। मैडम आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हुए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आपका बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहेंगी टू ऑल द टीचर्स एंड द इंस्टीट्यूट्स? भाई टीचर्स को मेरा सिर्फ ये मैसेज है कि 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं करो। अपने करीब, अपने से दूर किसी भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ जाओ और अपनी काबिलियत को 4 चांद लगाओ। जो मेहनत कर रहे हो वो और करो, मगर ट्रेनिंग के बाद। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। ब्लेस यू, ब्लेस यू। एंड ख़वातीन नौज़ात अमानत हमारे साथ मौजूद हैं। खूबसूरत परफॉर्मेंसेज हो रही हैं। आई लुक फॉरवर्ड। आ जाएगा बहुत सारी क्लैप में। थैंक यू। जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हो। किचन सेगमेंट में अमेजिंग, ये तो फूड फेस्टिवल हमने इधर जो है किचन सेगमेंट में कर दी। इतनी बाबरकत तरीके से प्रेजेंटेशन है, जीती रहे। अच्छा जी, स्टार्ट करेंगे ड्रिंक से रेसिपी। जी बहुत आसान है। पाइनएप्पल लेंगे हम 1 कप, ब्लेंडर में डालेंगे। उसके अलावा इसमें लेमन जूस 3 टेबलस्पून है, और इसके अलावा काला नमक इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी शामिल करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंडा पीना है तो इसमें बर्फ़ भी शामिल कर सकते हैं, और खूब अच्छा सा इसको ब्लेंड करेंगे। ठीक है। उसके बाद सर्व करेंगे, और सर्विंग करने से पहले आपको अगर पसंद है तो इसमें वाइट सोडा थोड़ा ऐड कर दें, वरना एज इट इज़ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। अच्छा जी, नाउ अब हम आएंगे कबाब के सालन की तरफ। कबाब मसाला बहुत आसान है। ये भी इसके 2 स्टेप्स होंगे। एक, हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, जैसे घर में हम तमाम जो ग्रेवीज बनाते हैं सेम एज इट इज़ वैसे ही बनेगी, मगर ये कि इसकी बुनाई हम अच्छी करेंगे। शोरबा नहीं बनाएंगे, थिक सी इसकी हम ग्रेवी रखेंगे, मसाला जैसे होता है। और जो एक फर्स्ट स्टेप इसका होगा, जो कबाब हमने बनाने हैं उसमें आप चिकन से बनाना चाहें, मटन से या बीफ से, आपकी मर्ज़ी है। वो हम 1 किलो बोनलेस लेंगे, आपने वो गोश्त लेना है। उसके बाद चॉपर में शामिल करेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट उसमें जाएगी, 2 प्याज शामिल करेंगे, उसके बाद हरी मिर्च, उसके बाद मसाले जो आपको पसंद है, नमक है उसमें, काली मिर्च है, धनिया पाउडर है और सुर्ख मिर्च है। उसको अच्छा सा, और एक इसमें अंडा जाएगा। और इसकी बाइंडिंग के लिए ब्रेड के, फ्रेश जो ब्रेड आपके घर में आती है उसके 2 स्लाइस हम शामिल करेंगे। और भुने चने का पाउडर, जो काले चने भुने होते हैं उसको पीस के पाउडर फॉर्म में, वो 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे।
और इसको इसके कबाब बनाएंगे। बहुत कम ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे और जो हमने मसाला तैयार किया होगा ग्रेवी, उसमें हम इसको 10-15 मिनट के लिए दम लगाएंगे और थोड़ा सा दही शामिल करके। बिल्कुल सही। और सर्विंग जो की है उसमें आपकी अपनी मर्जी है, गार्निश देखें, हरी मिर्च, हरा धनिया, जो आपका दिल करे जिस तरह। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब ये जो इंटरेस्टिंग जो प्रेजेंटेशन एक ही चीज़ की दो मुख्तलिफ तरीकों से बताइए। बहुत आसान है। इसमें हमने क्यूकम्बर सैलेड बनाया है और इसकी देखिए, खाना हमेशा जो है आपकी आंखों को अच्छा लगेगा तो आप लोग खाओगे, ऐसा ही है। और बच्चे जो होते हैं वो सब्जी से भागते हैं, खसूसन सैलड से, तो उनको खिलाने के लिए, उनकी अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए मैंने इस तरह प्रेजेंटेशन इसको किया है। खीरे लेके आप उसको बीच में से हाफ कट करेंगे, उसमें हॉलो कर लेंगे और वो आपने ज़ाया नहीं करना बीच में से। वो आपने ये जो हम सैलड बनाएंगे आपने उसी में यूज़ कर लेना है। उसमें बॉयल चने आप ले लें, काले भी ले, मैंने काले लिए हैं, आप इसमें सफ़ेद चने भी बॉयल ले सकते हैं। मटर 1 कप है बॉयल। उसके बाद इसमें है टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया भी है। उसके अलावा प्याज है, गाजर है, जो मौसमी है, मौसमी सब्जियां सैलेड वाली, वो आप चॉप करेंगे, शामिल करेंगे। लेमन जूस है, नमक, काली मिर्च है, हरी चटनी और ऊपर सेवियों के साथ मैंने इसकी गार्निश। और इसका बेस्ट जो है वो ये कि ऊपर आपने जो ये निमको वाली डाली है सवैयाँ, सेवियाँ, वो बेस्ट है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, 10 on 10। तालियां घर में बैठे हुए बजाइए शेफ माजबीन के लिए, खवातीनों। अच्छा, अमानत असल में बजा ले, अमानत बहुत अच्छे हैं, इनको हम जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन खैर हम कुछ ऐसे। अच्छा बाजी, खाना ये हमें मिलेगा या ये घर बनाने आई है सिर्फ? एक तो बाजी कह रहे हैं कि जिस तरह मैं 15-25 साल बड़ी हूँ, आप ये पहले बता दें कि इज्जत में ही कह रहे हैं। जी, इज्जत में, जाहिर है कि आपके उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, ये बता दें पहले। नहीं, उम्र में मैं ही बड़ा हूँ। शाबाश, वेरी गुड, तालियां, वेरी गुड। कोई नहीं खाना हमें मिलेगा यहाँ पे? बिल्कुल माजबीन, वेरी बैड, अभी तक मिला नहीं है, सर्व नहीं कराया। हाँ, लास्ट टाइम जब आया था तब नहीं मिला था। तब भी नहीं मिला था? नहीं, हालांकि वैसा ऐसे कभी भी नहीं होता। माजबीन प्लीज थोड़ी जरा सर्व कीजिएगा साथ साथ। अच्छा जी, इनको सर्व करना जरा मुश्किल होगा। खवातीनोज़ाद मुझे सर्व कर लें, बाकियों को छोड़ दें। खवातीनोज़ाद ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया एंड वी आर सो प्राउड अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जो है और मुख्तलिफ ऐसे स्पोर्ट्स, वरना एक दौर ऐसा था कि हम ये देखते थे कि हॉकी है, क्रिकेट है, स्क्वॉश है, टेनिस का फिर एक दौर आया, करते 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 वेट लिफ्टिंग की भी हम बात करते थे, हम कबड्डी की बात किया करते थे, लेकिन करते करते इतनी डिफरेंट जॉनरा स्पोर्ट्स के अंदर आ गए। और जिस तरीके से हमारे जितने भी पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपना पाकिस्तान का नाम इनफरादी सतह पर रोशन किया मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में, वो अपनी मिसाल आप है। और एक ऐसी ही एग्जाम्पल हमारे साथ मौजूद है एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल जब्बार अदनान साहब, जो कि 6 बार एशियन पावर लिफ्टिंग चैम्पियन हैं, 4 बार कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैम्पियन रह चुके हैं, 29 बार नेशनल पावर लिफ्टिंग चैम्पियन रह चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनको तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया है। और इस वक्त ये असिस्ट, और सिर्फ ये नहीं है, मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी डायमेंशनल है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इस वक्त एक बहुत बड़े तालीमी इदारे के साथ वाबस्ता है। हमारे साथ मौजूद है पावर लिफ्टिंग चैम्पियन अब्दुल जब्बार अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैं थोड़ा सा सांस लेना पसंद करूंगी क्योंकि आपकी अचीवमेंट्स बहुत सारी हैं, तो आइए फिर कुछ झलकियां हम देखते हैं। आइए जी। जी, वी हैव विद अस नन अदर देन अब्दुल जब्बार अदनान साहब। नाउ जब्बार साहब, एक तो ये मेडल्स भी हम साथ साथ बात करेंगे, लेकिन पावर लिफ्टिंग की जब हम बात करते हैं, मेरे लिए भी, मेरे नाजरीन के लिए भी ज़रूर बात करते हुए, इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, यानी जैसे फॉर एग्जांपल इतने केजी वेट, या ये आप जनरल किसी भी उसके लिए जा सकते हैं? इसमें जी बॉडी वेट कैटेगरीज बिल्कुल होती हैं। 59 केजी से स्टार्ट हो जाती हैं अप टू 125 प्लस, मतलब जिसको हम सुपर हैवी वेट कैटेगरी कहते हैं। तो इसमें टोटल हमारे पास जो है वो 8 बॉडी वेट कैटेगरीज आ जाती हैं, बिल्कुल ठीक है, मुख्तलिफ डिवीजन के साथ। और जो सुपर हैवी की वेट होती है वो ओपन बॉडी वेट कैटेगरी होती है। उसमें कह लें कि किसी भी कह लें वेट का कोई भी बंदा आपस में कम्पीट कर सकता है। दैट इज़ ओपन बॉडी वेट।
और मेरा जो है वो कह लें कि मैं सुपर हैवी वेट का ही प्लेयर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पे नुमाइंदगी करते हुए कैसा लगता है ये जो ब्लेज़र है, ये पहन के? सुनने में आया, हम तो देखते ही है, हमारी तो खुशकिस्मती कहाँ इतनी कि हमें इतनी अचीवमेंट मिले, लेकिन हमने सुना है जितने प्लेयर से कि जब ये आप पहनते हैं ना, कोई अजीब सी एक ताकत सी महसूस होना शुरू हो जाती है। बस यही कह लें कि हमारी ज़िंदगी की कमाई होती है किसी भी प्लेयर की, कि पाकिस्तान का कलर पहनते हैं, पाकिस्तान को कह लें कि नॉमिनेट करते हैं, तो ये सबसे बड़ा प्राइड होता है हमारे लिए। और जब पाकिस्तान का तराना बोलता है तो फिर जो है वो कह लें कि हमारे जो सारी मेहनत है वो पूरी हो जाती है, और हम कहते हैं कि जी हमने जो कमाया था, जो मेहनत की थी, वो हमें वसूल हो गई। बिल्कुल सही। वाई पावर लिफ्टिंग? लड़कों को तो क्रिकेट का ज़्यादा शौक होता है, बहुत हो जाए हॉकी का होता है, स्क्वॉश का, जैसे हमने कहा बचपन से हम सुनते हैं। पावर लिफ्टिंग का कैसे शौक हुआ? पावर लिफ्टिंग जी, मैं बॉक्सिंग का प्लेयर था, तो वहाँ से कह लें कि घर से कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं थी बॉक्सिंग करने के लिए। अच्छा, क्या घर में ही मारते होंगे? मुझे तो लगता है बस वो मेरे वालिद साहब को पसंद नहीं था, फैमिली को पसंद नहीं था। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, इसमें चोटें बहुत ज़्यादा लगती थी, कभी नाक फटा होता था, कभी आंखें सूजी होती थी, कभी होंठ सूजी होते थे। तो ऐसा सच मैं एक दफ़ा नेशनल चैम्पियन होने के बाद जो है वो क्विट करके स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स की तरफ आ गया। ठीक। वो कह लें कि हमारी फैमिली कह लें कि चल रहा है, रेसलिंग जो है वो हमारी डोमेन में है कह लें, तो उधर से ये मैं स्विच किया पावर लिफ्टिंग की तरफ। 2004 में पहली दफ़ा एशियन चैम्पियन हुआ था माशाल्लाह, और इंडिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था और वहाँ पे चैम्पियन होके आया था। टिल फ्रॉम दैट टाइम जो है कह लें कि कंटिन्यूसली जो है वो चल रहा है मामला। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है? एक तो होता है कि टूर्नामेंट्स के लिए तैयार होना, वो तो फिर इंटरनेशनल लेवल के लेकिन अगर टूर्नामेंट्स नहीं भी हो रहे तो आप तो रेस्ट नहीं करते होंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें बेसिकली हम कह लें कि पीरियडाइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं कि जो ऑफ सीज़न होता है उसमें हम जो है वो अपनी खामियां कोताहियां उन चीज़ों की करेक्शन जो है वो कर रहे होते हैं। बेसिक कह लें कि स्ट्रेंथ के एलिमेंट्स जो हैं उनको जो है वो हम फोकस कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। जो कंपटीशन नज़दीक आता चला जाता है तो फिर हमारा जो है वो फोकस सारे का सारा इस पे आ जाता है, बिल्कुल स्किल के ऊपर और कंपटीशन के ऊपर, फिर हमारा ऐसा कह लें कि सारी कंसंट्रेशन उस पर चली जाती है। तो ये टाइम बाय टाइम पीरियडाइजेशन के साथ जो है इसको मैनेज कर रहे होते हैं। इसकी खुराक का कैसे, क्या मतलब खुराक क्या होती है आपकी? खुराक इसमें अगर पहलवानों वाली होती है या नहीं? देसी घी, अंडे, नहीं, ऐसा नहीं, हाई प्रोटीन डाइट है। ओके, ठीक है। उनकी वाली कह लें कि एलिमेंट ज़रूर मौजूद हैं, हाँ, लेकिन सिस्टमेटिक होती है, जो साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करके, न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स यूज़ करके डिवीजन करते हैं कि प्रोटीन कितना लेना है, फैट कितना लेना है, कार्बोहाइड्रेट कितने लेने हैं, तो उन सारों को बैलेंस करके जो है वो चल रहे होते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, ऑफ सीज़न होता है तो उस वक्त कह लें कि सारा कुछ चल रहा होता है, हम जो है वो कह लें कि बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन जो कंपटीशन नज़दीक आता चला जाता है तो फिर डाइट जो है उसके मुताबिक करना पड़ता है। बिल्कुल सही। बैठे बैठे गुस्सा तो नहीं ना आपको आता? अमानत को उठा लूं कि नहीं इधर से? अमानत भी कम नहीं है वैसे, मैं ये बता दूं। माशाल्लाह भाईजान जितना वेट उठाते हैं घर की शिफ्टिंग से 5 मिनट में कर लेते होंगे। मैं वही सोच रही हूं। फड़ो जी बेड फड़ो, मैं वही सोच रही हूं। फड़ो जी बच्चे दिल मारी फड़ो रखो बीच। किसी को डराना हो, बोल के ही करा लीदा। किसी को डराना हो तो इनको ले जाए आप। मैं अभी बताऊंगी आपको, 1-2 जगहों पे जाना है आपने, बहुत ज़रूरी। अच्छा जी, ये बताइएगा इसके बारे में प्लीज़। डेडलिफ्ट जी, ये सारे जो आपके पास टेबल पे मेडल हैं ये 2024 के मेडल हैं। अच्छा, एक साल के ये सारे के सारे मेडल्स हैं जी। ठीक है। और ये डेडलिफ्ट का इवेंट, ये पूरा पावर लिफ्टिंग का 3 इवेंट कंपटीशन था, हांगकांग में हुआ था और उसमें 4 गोल्ड मेडल जो है वो विन किए थे। एक्सीलेंट। एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, एशियन इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। बिल्कुल सही। इनमें से कौन सा ऐसा है मेडल जिसके साथ बहुत सारी सुनहरी यादें वाबस्ता हो? मुझे बताइए, फिर मैं वो दिखाऊं। जी, जो आपने पहले हाथ में पकड़ा इसी के साथ, क्योंकि ये मैंने बहुत अरसे के बाद दोबारा जो है वो डेब्यू किया था। मैं बिल्कुल आउट था स्पोर्ट से, तो वापस जो है वो काफ़ी अरसे के बाद जो है वो मैंने हांगकांग में जो है वो डेब्यू किया था 2024 में। और फिर बैक टू बैक 3 कंपटीशन, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप और उसके बाद एशियन क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप दिसंबर में, ये फिर बैक टू बैक विन। सही। पूरी दुनिया में पावर लिफ्टिंग में और कौन से ऐसे कंपेटिटर ममालिक हैं जो आपको लगा है कि ये मुझे टफ कंपटीशन दे सकते हैं इस मामले में? जी, इसमें ज़्यादा अगर बात करें तो इस वक्त पावर लिफ्टिंग पूरी दुनिया में जो है वो हर मुल्क ही जो है वो कंपटीशन में आ रहा है। अच्छा। लेकिन अगर मेजर फोकस की बात करें तो जापान की टीम अच्छी है। हाँ। ठीक है।
उसके बाद अमेरिका की टीम जो है वो अच्छी आती है इसमें। रूस के और यूक्रेन के कैसे हैं टीम? रशियन टीम के ऊपर जो है वो अनफॉर्चुनेटली डोपिंग इश्यूज की वजह से बैन चल रहा है। ठीक। वैसे जो है वो कह लें कि उनकी टीम बहुत अच्छी है। ओके। और ये अभी क्लासिक चैंपियनशिप जो दिसंबर में हुई है तो उज़्बेकिस्तान में, उसमें मेजर कॉम्पिटिटर थे वो बाय नेशन नहीं थे खेल रहे, इंडिविजुअल एथलीट के तौर पे खेल रहे थे। ठीक। और मोस्ट स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो हैं वो कह लें कि होते हैं। बिल्कुल सही। अब आपके घर वाले क्या रिएक्शन शो करते हैं जब अब आपका नाम देखते हैं माशाल्लाह से, जिस तरीके से एक वक्त था ना आपने कहा कि वो कहते थे कि नहीं भाई बॉक्सिंग जी वगैरह बिल्कुल नहीं। ऐसा ही है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था किया जाता, क्योंकि पाकिस्तान में यही समझा जाता है कि जो स्पोर्ट्स करता है वो पढ़ता लिखता नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही आप तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। जी, मेरी पीएचडी जो है वो स्पोर्ट्स मेडिसिन में। एक्सीलेंट। और उसी के भी आपके ऊपर कह लें कि यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि शुरू में थोड़ी सी रिजेंटमेंट थी, थोड़ी सी कह लें कि थी। फिर पहली दफ़ा इंटरनेशनल हुआ, उसके बाद जो है वो पाबंदी ख़त्म हो गई और सख्ती कह लें कि ख़त्म हो गई, बल्कि सपोर्ट शुरू हो गई। और मेरे वालदैन की, मेरे उस्ताद मलिक राशिद साहब हैं, उनकी डॉक्टर ज़फ़र इकबाल भट्ट साहब हैं, इनकी कहने के भरपूर मेरे ऊपर तवज्जो होती थी साथ में। और मेरे वालदैन की कहने के दुआओं का नतीजा है जो आज अल्लाह ताला ने यहाँ तक इज़्ज़त दी। ये टोटल मैं अगर कहूँ तो ये क्रेडिट जो है मेरे माँ बाप का सदका है, उन्हीं की कह लें कि दुआएं हैं कि जिसका नतीजा आ जाएगी। ऐसे ही फिर जो औलाद माँ बाप का जिक्र करे और माने एहसान ही है माँ बाप का कि आपके लिए दुआ तो बिल्कुल जी, कोई शक दिल से निकलती है। माँ बाप का एहसान है, माँ बाप की कह लें कि जूतों की खाक है जिसकी बचत। ये वेरी वेल सेड। आपको अल्लाह ताला ने और इतनी कामयाबियां देनी है, आप देखिएगा माशाल्लाह। और आप भी अमानत, जिस तरीके से आपका बॉन्ड अपने वालिदैन और फिर अमानुल्लाह साहब के साथ भी रहा, और जो ये सफ़र रहा बैनुल अक़वामी भी आप सफ़र किया करते थे। बताएं ना कैसे थे अमानुल्लाह साहब जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे लंबा बैठा करते थे? तो बड़ा अब्बू के साथ मज़ा आता था। बड़ा एंजॉय किया मैंने उनके साथ सफ़र। लंदन हमने बहुत टूर किए, यूरोप में बहुत टूर किए, फिर इंडिया 4-5 बार हम इकट्ठे जा चुके हैं। और इंडिया वहाँ पे लंदन में एक उनकी दोस्त थी आर्टिस्ट, तो कुलीग थी उनकी। ठीक। तो जो जिसके साथ शादी करना चाहते थे, तो कहते यार आज मैं तेनों इत्थे तेरी चौथी मां ना मिलावांगा जे मरना गई हुई थी। मैं कहा जी मरना गई हुई की मतलब? कहते यार मेरे तो भी 10 साल बड़ी सी, मैं बड़ी देर बाद आया, पता नहीं है कि नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा अमानुल्लाह साहब अवामी फ़नकार, थिएटर में भी आपने उनको देखा परफॉर्म करते हुए, थिएटर में किस तरीके से इम्प्रोवाइज़ करते थे? कभी ऐसा होता था कि उनको गुस्सा चढ़ जाता था? क्योंकि आप जिस तरह आप सिंगर हैं, कॉन्सर्ट पे आप अगर परफॉर्म करें ज़रूरी नहीं है ऑडियंस का रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई परफॉर्मेंस के बाद वो आए और आपको लगा हो कि उनको गुस्सा आया हुआ है? नहीं, कभी नहीं। हमारे आर्टिस्ट बहुत से, हमारे जो भाई हैं, कुलीग हैं, वो किसी की कोई एक बात रह जाए ना, कोई कॉमेडी का जुमला, पंच लाइन, तो वो लड़ पड़ेंगे जूनियर आर्टिस्ट से, यार तू है कहना सी, मैं गोया कहना सी, तू की कीता, ड्रामा खराब करता। वाले साहब नहीं, कोई ऐसी बात होगी तो वो कहते हैं यार कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे, कल भी करना है। तो वो बड़ा अपने जूनियर को सपोर्ट करते थे। अगर किसी के साथ जुगत का कोई मुकाबला कर रहे हैं ना वाले साहब, जैसे कि कोई भी आर्टिस्ट अपने जूनियर के साथ वाले साहब खड़े हैं, तो वाले साहब ने उसका हाथ खड़ा कर देना कि भी ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, इसके लिए जरा तालियां होनी चाहिए। यानी वो सपोर्ट करते थे और उसी रात उस आर्टिस्ट के पैसे बढ़ जाते थे। आप देखें ना, एक सपोर्ट की वजह से ये बड़े लोगों की बड़ी निशानी है। सर बिफोर वी वाइंड अप, कोई मैसेज और अपकमिंग जो टूर्नामेंट्स उसके बारे में भी बता दीजिएगा। इस साल के जी प्रिपरेशन चल रही है इसके लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। एक्सीलेंट। और साथ में जो है वो एशियन चैंपियनशिप्स हैं, तो इन सारों के लिए तैयारी चल रही है और भरपूर मेहनत से चल रही है। और कह लें कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल भी जो है वो मैं एक्सेल करूँगा इंशाल्लाह। मेरा अगर आप देखें तो द हाईएस्ट मेडल, इंटरनेशनल मेडल्स इन 2024 अगर पाकिस्तान में आप देखें तो आप हैं वो स्पोर्ट्समैन। दैट इज़ एन ऑनर, और अल्लाह ताला और बरकत लेके आपके काम में, आमीन। सो आपका काम क्या, आप हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, तो हमारे लिए आप कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच अमानत, आपका शुक्रिया। माजिबीन आपका भी शुक्रिया, ख़वातीन इज़्ज़त आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरे रब की रज़ा रही और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल आपसे लाइव प्रोग्रामिंग में मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारी तरफ से खुदाफिज। लेकिन जाने से पहले अमानत, द स्टेज इज ऑल योर्स। आ जाएगा बहुत सारी क्लैप में।